बाहर नहीं चाहिए, यानी बुक में नहीं चाहिए, नोटबुक में चाहिए। ऐसे भी आज केमिस्ट्री आपका है नहीं, बायो आपका है नहीं, तो केमिस्ट्री और बायो को आज रखो ताक पर, और प्रॉपर फिजिक्स का हमको पूरा चाहिए, टोटल बना हुआ एक लाइन में। एग्ज़ाम अपने जगह पर है, ये बना हुआ अपने जगह पर है। समझ में आई मेरी बात? और ये सेम होमवर्क फरहद को सेंड कर दोगे और उसको बोल दोगे कि कल किसी भी हाल में आना है तो ये करके आना, ठीक है? समझ में आई मेरी बात? कि अभी भी चमका नहीं है। फरहद है, मारूफ के दादा डेथ कर गए हैं तो उसको छोड़ दोगे, और जितना बाकी बच्चा बचा हुआ है सबको ग्रुप में सेंड कर दोगे, है ना, कि क्या बोला गया है और क्या करना है। एक्सप्लेनेशन के साथ वर्ड टू वर्ड बोल करके, लिख करके भेज दोगे, या बोल करके, जैसे भी है। एक भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाया है मैंने, हमको पूरा पता है। जो नहीं पढ़ाया है, पुलिस सिस्टम में एक दो कॉन्सेप्ट हो सकता है हमसे छूटा हो, क्योंकि बीच में पेपर चल रहा था तो छूट गया हो या ये वो, तो हम स्प्रिंग के बाद देख लेंगे, ठीक है? अभी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ है, क्योंकि पुली में कुछ बच्चे छूटे हुए हैं, इसीलिए हमने छोड़ दिया है, ठीक है ना? कोई परेशानी? तो हम जाम एक शुरू करें स्प्रिंग। चलिए हेडिंग डालिए स्प्रिंग। डाल लो। स्प्रिंग के बारे में क्या क्या बेसिक बात पता है पहले से? चलिए, स्प्रिंग का एक एंड हमने फिक्स किया, स्प्रिंग बनाए, ये स्प्रिंग है, यहाँ से आप फोर्स लगाएंगे, यही तो करेंगे। अभी आप पेन पेपर छोड़ दो, थोड़ी देर के बाद जब लिखने बोलेंगे तब। ये आपके पास एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग का जो ओरिजिनल लेंथ है हम उसे L कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है? कि हमारे पास अभी L लेंथ का एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग बना हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई परेशानी नहीं। किसी बंदे ने इस स्प्रिंग पर F फोर्स लगाया और इस स्प्रिंग को खींच डाला। क्या कर डाला? खींच डाला। और वो खींच करके स्प्रिंग यहां तक लेते आया। गौर से सुनिएगा किस्सा को। अगर हम F फोर्स लगाकर इस स्प्रिंग को खींच लें तो ये स्प्रिंग अपना कुछ लेंथ एलोंगेट कर देता है, यानी आगे की तरफ बढ़ा देता है। सही बोल रहे हैं हम लोग? चमका? ये जो एलोंगेट करता है, इसके बाद जैसे ही आप फोर्स को हटाएंगे ये स्प्रिंग अपने वापस ओरिजिनल लेंथ पर आ जाएगा। अच्छी बात है, जिसे हम लोग स्प्रिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। यही तो स्प्रिंग फोर्स हुआ कि भाई वो अपने शेप को, ओरिजिनल शेप को रिगेन करने के लिए कोई स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है, या स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स जनरेट होता है ड्यू टू इलास्टिक रीजन। स्प्रिंग में एक प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी का, कि आप उसे पकड़कर खींचे तो वो अपना लेंथ तो इंक्रीज किया, जिस फोर्स से आपने उसे खींचा, जो फोर्स आपने बाहर से लगाया उसे F एक्सटर्नल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? F एक्सटर्नल के नाम से जानते हैं। जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, कौन सा फोर्स होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स। कैसा फोर्स है भाई साहब, जोर से बोलिए? डिफॉर्मिंग फोर्स होता है जो बॉडी को डिफॉर्म कर दिया नए शेप में लाने के लिए, और जो आपका नया शेप आया, स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स थे, जो यहाँ वाले कंडीशन में जो पार्टिकल्स जितना डिस्टेंस पर थे, वो पार्टिकल वापस उसी डिस्टेंस में आने के लिए, वो पार्टिकल वापस उसी डिस्टेंस पर आने के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्स के जरिए एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट करता है, जिसे हम इलास्टिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। यानी स्प्रिंग में इलास्टिसिटी का एक प्रॉपर्टी पाया जाता है जो इस स्प्रिंग को वापस रिस्टोर करना चाहता है अपने ओरिजिनल लेंथ पर। जिस फोर्स से वो रिस्टोर करता है उसे ही स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। कोई परेशानी है इसको समझ? क्या बात पल्ले पड़ी, क्या बोला हमने? फिर से वापस सुनते हैं। आपके पास कोई एक L लेंथ का स्प्रिंग था, आपने उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया और उसे एलोंगेट कर दिया, यानी बड़ा कर दिया। एक सेकेंड, हेलो, हाँ हाँ बोलो ना। हाँ हाँ जाएंगे 1 बजे, ठीक। तो वापस वो क्या हो गया, अपने शेप पर आ गया। किसके कारण से? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण। किसके कारण?
इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण। अभी तक आप लोग इलास्टिसिटी नहीं जाने थे। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होता है मटेरियल के अंदर जो उसे वापस अपने शेप पर लाता है, और इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण इस स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा होगा? रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, जिसे FIR के नाम से हम जानेंगे, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, IRF के नाम से। किसके नाम से? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, आपने यहां से इसे आगे लाने के लिए जितना भी फोर्स लगाया होगा, क्या स्प्रिंग वापस आने के लिए अपने शेप पर उतना ही फोर्स लगाएगा या अलग लगाएगा? सेम फोर्स लगाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, आपने एक्शन किया, वो रिएक्शन करेगा। जितना आप लगाएंगे उतना वो भी लगाएगा। बस डिफरेंस किस बात का होगा कि आपके फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन के अपोजिट होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, F एक्सटर्नल फोर्स के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में FIR लग रहा होगा, या डिफॉर्मिंग फोर्स के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। इस बिना पर आप कह सकते हैं कि FIR का जो वैल्यू होगा, FIRF का जो वैल्यू होगा, वो जो है भाई साहब, डायरेक्शन तो अपोजिट होगा पर मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा आपका? सेम होगा। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन को। किसको? डायरेक्शन को शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को। अच्छी बात है। अब इस बात को और समझते हैं। आप स्प्रिंग पर फोर्स लगाए साहब, इस बार स्प्रिंग को आप दबाने के लिए फोर्स लगाए, ये आपका F एक्सटर्नल था। इस बार आपका F एक्सटर्नल डायरेक्शन देखिए इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा। यानी FIRF का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अब इस तरफ हो जाएगा। जब भी स्प्रिंग पर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, स्प्रिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा जो आपके F एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बात चमका? बोलो हाँ या ना। यानी पहले आपने स्प्रिंग का इतना पार्ट का लेंथ आपने इंक्रीज किया है, ये जो लेंथ है इसे x से डिनोट कर लेते हैं। दूसरे केस में आपने स्प्रिंग का लेंथ इतना डिक्रीज किया है, दिस इज चेंज इन लेंथ, नॉट ए स्प्रिंग लेंथ। ये आपका स्प्रिंग का लेंथ चेंज किया हुआ है, ये स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ नहीं है। ओरिजिनल लेंथ क्या है? नया लेंथ क्या होगा? L प्लस एक्स। बात समझ में आ रही है? आप L2 भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक x में डिनोट कर रखा है, तो इसीलिए हम लोग x से बात कर रहे हैं। कोई बात समझ में आई? ये आपका चेंज इन लेंथ है। x क्या है आपका? चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। तब आप कहते हैं कि भाई साहब आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स है यानी FIRF का वैल्यू जो है वो kx के इक्वल होगा। और व्हाट इज k? दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है भाई? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये डिपेंड करता है किस पर? स्प्रिंग के मटेरियल पर, उसके शेप साइज पर, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये बाद में देखेंगे हम। बस अभी इतना समझ में आया कि आपका FIRF किसके इक्वल होगा? kx के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा? kx के इक्वल हो जाएगा। जहाँ k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, और x क्या है आपका? चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। बात पल्ले पड़ रही है? बोलो हाँ या ना। चलिए हेडिंग डालिए स्प्रिंग, उसके बाद बातों को लिखिए। ये आपने एक फिक्स्ड सपोर्ट दिया है, स्प्रिंग में, ये ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है।
ओरिजिनल लेंथ को ही हम लोग L से डिनोट करते हैं। ये आपने स्प्रिंग को एलोंगेट किया है, या आपने स्प्रिंग को कॉम्प्रेस्ड किया है। थोड़ा स्पीड में छापना है ना। छाप लिए? इतना देर लगा है कि छापने में? कुछ ज़्यादा लिखने के लिए बोल दिए क्या? हो गया? हाँ चलो, अब ध्यान से देखो। दो तरह का दुनिया में बैलेंस होता है। एक होता है स्प्रिंग बैलेंस, यहां पर समझने के लिए, और एक होता है प्रैक्टिकल बैलेंस या फिजिकल बैलेंस। कितने तरह का बैलेंस हम बोले दुनिया में होता है? एक होता है आपका स्प्रिंग बैलेंस और दूसरा क्या होता है आपका फिजिकल बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस और फिजिकल बैलेंस में क्या डिफरेंस है, पहले वो चीज़ों को समझ लेते हैं, तब आगे की तरफ देखेंगे। आप स्प्रिंग का बेसिक काम क्या करते हैं? बेसिक काम आप देखे होंगे, आप गैस सिलेंडर भरवाने जाते होंगे या आंगनबाड़ी केंद्र पर जाएंगे तो वहाँ पर आप क्या देखेंगे कि आपके पास एक वेइंग मशीन है जिसको इस तरफ फिक्स्ड किया हुआ रहता है, और यहाँ पर एक अंदर में सिस्टम लगा होता है स्प्रिंग बैलेंस का, है ना। ये अंदर में सिस्टम है आपका स्प्रिंग बैलेंस का, और यहाँ हुक सिस्टम रहता है या जो भी सिस्टम रहे, कई बार हुक सिस्टम होता है, कई बार अलग अलग सिस्टम होता है, और ये एक डब्बे में पैक होता है, और इस डब्बे के ऊपर एक रीडिंग लगी हुई होती है, और इस स्प्रिंग के साथ एक पॉइंटर सेट होता है, ठीक है। इस रीडिंग को हमने 0 बोला। यहाँ पर मान लो किसी ने एक m मास का कोई चीज़ टांगा, m मास का टांग दिया, टांगने के बाद आपका स्प्रिंग एलोंगेट करेगा। क्यों एलोंगेट करेगा? क्योंकि ये m मास एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स।
या आप ऐसे कह सकते हैं इस मास के वेट के कारण इस स्प्रिंग पर एक फोर्स लगेगा, ये वेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका किसके बराबर, mg के बराबर। तब ये पॉइंटर आपका जो है, तब ये पॉइंटर खिसक करके मान लो यहाँ पर कहीं आपको शो कर गया और इसका रीडिंग आया 4 kg। कितना रीडिंग आ रहा है, 4 kg। थोड़ी ध्यान से समझिएगा, आपका पॉइंटर यहाँ बिल्कुल खिसक गया है, पर ये स्प्रिंग थोड़ा तो एलोंगेट हुआ होगा। जो एलोंगेट हुआ स्प्रिंग, क्योंकि जो पॉइंट पहले यहाँ पर था वो पॉइंट खिसक करके कहाँ चला आया, यहाँ पर चला आया। इसका मतलब ये एक्स लेंथ इसका बढ़ गया होगा, चेंज इन लेंथ कितना आया होगा, एक्स आया होगा। अरे बोलो हाँ या ना। अब ये चेंज इन लेंथ एक्स है, इस वाले mg के कारण ये आया। आप थोड़ी देर पहले देखे थे किसी स्प्रिंग पर जब आप F फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे थे तो ये स्प्रिंग इसको बैलेंस करने के लिए इस तरफ एक FIRF फोर्स लगाता था जिसका वैल्यू kx के इक्वल होता था। आप इस F एक्सटर्नल के बदले कौन सा फोर्स लगाए हैं, तो mg फोर्स लगाए हैं। अगर आपका mg फोर्स लगा है तो इस mg किसके इक्वल हो जाएगा, kx के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स आपका kx इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ये मोशन तो कर नहीं रहा है, तो kx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg के। और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू mg बाय k, mg बाय k। इस क्वेश्चन को गौर से, इस आंसर को गौर से समझिए और ध्यान दीजिए कि भाई साहब इसका मतलब हमारा एलोंगेशन जो है, हमारा जो x लेंथ है, ये x जितना ज़्यादा होता रीडिंग उतनी ज़्यादा आती, ये x जितना कम होगा रीडिंग उतनी कम आएगी। अब इसका मतलब ये है कि आपका x डिपेंड कर रहा है किस पर, ग्रेविटी पर। किस पर डिपेंड करेगा, अगर हम इसको सिस्टम को, इस स्प्रिंग और इस मास को दोनों मिला के एक सिस्टम को उठा करके अगर हम अर्थ के बदले मून पर ले जाएं तो मून पर जाकर के g का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। g का वैल्यू कम होगा तो x का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और x का वैल्यू अगर कम होगा तो जो हमको 4 kg रीडिंग मिल रहा है वो 4 kg मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर अन्नू को हम यहाँ पर तोलें और ये 30 kg अगर स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम में आ रही है तो मून पर ले जाने के बाद इसका 30 kg रीडिंग नहीं आएगा। अगर हम इसको अर्थ के इक्वेटर पर ले जाएं तो रीडिंग कुछ और आएगा, पोल पर ले जाएं तो रीडिंग कुछ और आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ अर्थ पर लेकर के जाएं तो हमको क्या मिलेगा, रीडिंग 0 मिलने लगेगा। मिलेगा हाँ या ना बोलो, बात समझ में आ रही है। इस स्प्रिंग में हमको रीडिंग कितना मिलने लगेगा, 0। क्यों 0 मिलेगा, क्योंकि सेंटर पर g का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। इसका मतलब x डिपेंड करता है कि भाई साहब आपका g पर। एक लाइन में बोलें तो स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम के दौरान जो मास मेजर हम लोग करते हैं वो मास मेजरमेंट डिपेंड करेगा कि आप कौन सी जगह पर मेजर कर रहे हैं। अगर जगह बदलेगा तो हो सकता है कि आपका वैल्यू भी बदल जाए, बोलो हाँ या ना। अगर जगह बदलेगा तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ड्यू टू किसके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। किसके कारण भाई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। क्योंकि आप वेट मेजर करते हैं, जब आप अर्थ से किसी चीज को मून पर ले जाते हैं तो उसका वेट 1/6 हो जाता है। कितना हो जाता है, अरे बोलो कितना हो जाता है, कितना हो जाता है। तो उसी तरह अगर वेट 1/6 हुआ तो ये वाला पार्ट ही 1/6 हो जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू जो 4 आ रहा था वो 4/6 आने लगेगा, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना भाई साहब, वो क्या आने लगेगा, 4/6 आने लगेगा। अगर मान लो 6 आ रहा था तो कितना आने लगेगा, फिर 1 आने लगेगा। आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब एक लाइन में स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम डिपेंड्स करता है g पर। किस पर डिपेंड करता है, g पर। लेकिन फिजिकल बैलेंस किसको कहते हैं, तराजू का एक पलड़ा आपका मान लिया जाए, आपने कोई बटखरा रखा है जिसको हम लोग किलो, 1.5 किलो, आधा किलो, 2 किलो, 200 ग्राम बोलते हैं, वो इस तरफ आप ला करके रख दिए हैं और इस तरफ ला करके मान लो अंगूर रखा है, अच्छा चीज़ है इसीलिए हम बोले, या फिर मान लो अनार रखा हुआ है और आपने क्या देखा कि 2 kg का इधर बटखरा रखे, यहाँ पर आपने हाथ से पकड़ा है और हाथ से पकड़ने के बाद जब तक ये लाइन स्ट्रेट नहीं हो जाती है, ये डंठल स्ट्रेट नहीं हो जाता है, तब तक आप इसका मेजरमेंट करते रहते हैं, बोलो हाँ या ना। अगर मेजरमेंट किए और 2 kg में मान लो अनार आपका, अनार अच्छा लगेगा, अनार आपका मान लो 2 kg अनार में आपका 20 पीस अनार चढ़ा, अरे बहुत हो गया, 10 पीस अनार आपने नापा, 2 kg में 10 पीस अनार नापा। कैसे नापा, इस तरफ आपका एक वेट लग रहा होगा m1g,
और इस तरफ भी आपका वेट लगेगा m2g। ये m1 m2 दोनों कब इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो ये वाला डंठल जो है आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन में। अब फिजिकल बैलेंस इसे ही कहा जाता है कि आप अपने हाथ से पकड़े, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, डंठल आपका बैलेंसिंग में आया, आप बोल देते हैं फिजिकल बैलेंस है। आपको कितना पीस आया, 10 पीस आया। ये काम आप अर्थ पर कर रहे थे, मान लो यही काम आप मून पर जाकर के करने लगे हैं, तो क्या अनार तब भी 10 पीस ही मिलेगा कि कम मिलने लगेगा, तब भी 10 ही पीस मिलेगा। क्यों, क्योंकि इस तरफ जी अभी अर्थ का है तो इस तरफ भी जी क्या है, अर्थ का ही है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तराजू का एक पल्ला अर्थ पर हो और दूसरा पल्ला मून पर हो, ऐसा पॉसिबल है, ना पाएंगे हम लोग, नहीं ना। और जब आप M2 मून का लगाएंगे तो यहां पर भी तो M1 आपका किसका लगने लगेगा, मून का ही लगने लगेगा। बोले हाँ कि ना। यहाँ पर M2 अगर मून का लगा, यहाँ पर M1 भी आपका किसने लगने लगेगा, और दोनों में कोई मोशन नहीं तो दोनों इक्वल करेगा। इक्वल कीजिएगा तो ये पार्ट जाएगा, चाहे मून का रहे चाहे अर्थ का रहे, आपको M1 M2 दोनों हमेशा क्या मिलने लगेगा, इक्वल मिलने लगेगा। क्या मिलने लगेगा, और इसका M2 मतलब 10 पीस था तो यहाँ भी M2 का मतलब कितना आने लगेगा, 10 पीस आने लगेगा। बोले हाँ कि ना, चमका या नहीं चमका। इससे एक पॉइंट निकल के आया कि स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम में इक्विलिब्रियम का, स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम इक्विलिब्रियम के केस में स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम में जो x का वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करता है, g पर। बाकी फिजिकल सिस्टम में g पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ से एक नोट पॉइंट लिखे कि स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम किस पर डिपेंड करता है, g पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, g पर डिपेंड करता है। बट फिजिकल बैलेंस सिस्टम g पर डिपेंड नहीं करता है। तो एक नोट पॉइंट लिखेगा और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम डिपेंड्स ऑन g, स्मॉल g। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम depends on small g, but reading of physical balance system doesn't depend on g, doesn't depends on g। ये वाला आप डायग्राम बनाइए स्प्रिंग बैलेंस का और ये फॉर्मूला लिख लीजिए। बना लिया, छाप लिया, आगे बढ़े। चलिए एक बात जानिए, क्या हमने कल पढ़ाया है आपको लास्ट लेक्चर में, एक बात ध्यान से सुनिएगा। आइडियल केस ऑफ स्ट्रिंग, आइडियल केस ऑफ स्प्रिंग नहीं स्ट्रिंग, रस्सी के बारे में क्या पढ़ाया है ऐसा, अरे बोलो। हैं, हाँ हम बोले होंगे आपको कि वो क्या होता है, मास लेस होता है और फ्रिक्शन लेस होता है, ये बात बताए थे। फिजिक्स में जब तक मैं रियल केस ना बोलूं तब तक आपको क्या मानना है कि वो आइडियल केस है। जब तक मैं ना बोल दूं फिजिक्स में कि ऐसा ऐसा है तब तक आपको क्या मानना है कि वो आइडियल है। और आप तब ये भी जानते होंगे कि भाई साहब मान लिया जाए आपके पास ये एक फिक्स्ड रोप है और यहाँ एक m मास का कोई चीज़ टंगा हुआ है, तो इसके ऊपर पूरा जो टेंशन है वो सेम रहेगा कि अलग अलग होगा, सेम रहेगा, पक्की बात है। अच्छा ध्यान से सुनिए, आपके पास मान लिया जाए ऐसा है कि यहाँ पर एक ब्लॉक है पड़ा हुआ, यहाँ पर पुल्ली सिस्टम है,
यहाँ से रस्सी यहाँ पर M, यहाँ पर जो टेंशन होगा इस पूरे रस्सी में जो टेंशन होगा वो सेम होगा कि अलग अलग होगा? आइडियल केस में ये M1 है और ये M2 है, चाहे जैसा भी मास हो अलग अलग होगा। यही पढ़ा है हम। क्या बैल वाला बात करते हो? फिर से सुन लो। ये पुल्ली था, यहाँ एक रोप था, ये लगा हुआ है भाई साहब, ये था, यहाँ पर टेंशन इस तरफ होगा, यहाँ पर टेंशन इस तरफ होगा, यहाँ पर टेंशन इस तरफ होगा, यहाँ पर टेंशन इस तरफ होगा। क्या ये दोनों ही टेंशन सेम ही रहता है पूरी रस्सी में या अलग अलग? टेंशन सेम रहता है ना। यही तो हम तभी पूछे कि इस रस्सी में टेंशन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। जब हम आइडियल से रियल के केस में जाएंगे कि फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन है, मास है, फलन है, ढिमकन है, तब ना कुछ बदलेगा जी, नहीं तो कोई टेंशन अलग अलग नहीं होता है। यही ना आप पढ़े हैं? बोलो हाँ कि ना? चलिए अच्छी बात है। अब आप हमको कुछ एक दो बातें समझ में आ गया तो एक बात ध्यान में रखिए, चाहे आप ध्यान से सुनो, ये एक स्प्रिंग सिस्टम है, यहाँ एक मास टंगा हुआ है। गौर से सुनना मेरी बात को, पीछे के कॉन्सेप्ट से रिलेट कर रहे हैं। इस वाले में रीडिंग वही आएगा जो यहाँ mg मिलेगा। बोलो हाँ कि ना? और ये अगर इक्विलिब्रियम केस में है, आपको जैसा कि दिख रहा है, ये किस केस में है? इक्विलिब्रियम केस में है, तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब मान लो ये स्प्रिंग ना हो करके, ध्यान से सुनना, ये आपका एक ब्लॉक है m मास का, नीचे mg लग रहा है, तो बताइए भाई साहब टेंशन का वैल्यू क्या होगा? mg के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलना भाई, ये बात चमका कि नहीं चमका कि टेंशन mg के इक्वल होगा? तो जहाँ जहाँ आपको स्प्रिंग मिले वहाँ वहाँ आप सोचिए कि हम आपको रीडिंग नहीं पूछ करके, ये रीडिंग नहीं पूछ करके हम आपको क्या पूछ रहे हैं? टेंशन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं आपसे? टेंशन पूछ रहे हैं। रीडिंग नहीं पूछ के क्या आपसे पूछ लिया मैंने? टेंशन पूछ लिया। लॉजिक समझ में आ रहा है? आज एकदम बेसिक बातों की जानकारी हमको चाहिए, तब फिर हम क्वेश्चन को डील करेंगे। समझ में आए ना कि हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? टेंशन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? टेंशन पूछ रहे हैं, रीडिंग नहीं पूछ रहे हैं। बस क्वेश्चन में हम क्या देंगे आपको कि रीडिंग बताओ, पर तुमको क्या निकालना है? टेंशन निकालना है। इतना पता चमक पाएगा तुमसे? अरे बोलना भाई साहब। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चलिए ध्यान से। यह एक फिक्स आपका है और आपने यहाँ से एक स्प्रिंग लिया, यहाँ पर आपने m मास लगाया। फाइंड रीडिंग ऑन स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम, हेडिंग डाल दो, फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मान लिया जाए ये एक फिक्स्ड सिस्टम है, तब हमने m मास लगाया है। तीसरा क्वेश्चन, m मास लगाया है। मेरा स्प्रिंग टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आप अपना स्प्रिंग सीधा कर लीजिएगा, ठीक है ना? जहां जहां आर दिया है आपको रीडिंग फाइंड आउट करना। फोर्थ क्वेश्चन,
चलो शुरू करें, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। कुछ नहीं है जोल, एक बार से दिमाग लगाइए, आपका सारा काम हो जाएगा। इधर देखो अनु, तुमको क्या बोले, इसको क्या मानना है? रस्सी। ये एक ही रस्सी है कि दो रस्सी है? एक रस्सी। यहाँ mg है तो टेंशन तेरा क्या हो जाएगा? r का वैल्यू क्या हो जाए? अरे यार r का वैल्यू क्या बोला मैंने? t लेना है। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? mg, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा और तो कुछ हो नहीं रहा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये एक रस्सी पूरा है कि अलग अलग रस्सी है? पूरा एक ही रस्सी है, क्योंकि बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो इसका मतलब यहाँ जो टेंशन होगा वही टेंशन यहाँ होगा, वही टेंशन यहाँ होगा। इसका मतलब यहाँ टेंशन T, यहाँ भी टेंशन, और नीचे की तरफ कितना लग रहा है? तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? लॉजिक समझ में आ रहा है? कोई परेशान करेगा? चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 गो है। ये पूरा रस्सी है कि एक ही रस्सी है? एक रस्सी है। यहाँ जो टेंशन होगा यहाँ भी वही टेंशन होगा, यहाँ भी। अच्छा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ नीचे की तरफ कितना लगेगा? mg। ये एक रस्सी और ये कि एक ही रस्सी है? दूसरा रस्सी है। इसका मतलब इस बॉडी को बैलेंस करने के लिए एक ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, और ये टेंशन दो अलग अलग रस्सी में बढ़ जा रहा है, और दो अलग अलग रस्सी में बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? t बाय, और ये भी क्या हो जाएगा? अरे बोलो हाँ या ना? इसका मतलब इस r का रीडिंग t बाय और इस r का रीडिंग t बाय। t का मतलब क्या है आपका? mg, यानी क्या हो जाएगा आपके पास? mg बाय 2, mg बाय 2। अच्छा, एक लॉजिक ये समझ में आया, जब स्प्रिंग आपका सीरीज में जुड़ा हो तो सारे स्प्रिंग में रीडिंग क्या आता है? सेम। जब स्प्रिंग आपका पैरेलल में जुड़ा हो तब सारे स्प्रिंग में रीडिंग क्या आता है? जो आपका मास है उसका नंबर ऑफ स्प्रिंग से डिवाइड। नंबर ऑफ स्प्रिंग से, अगर मान लो यहाँ 3 स्प्रिंग होता तो mg बाय क्या आ जाता? mg बाय 3 का रीडिंग आता। क्या आता भाई साहब? mg बाय 3 का रीडिंग आता। क्या आता जी? mg बाय 3 का रीडिंग। बात चमक रहा है? बोलो हाँ कि ना? पक्का ना? अरे हाँ या ना? चलिए, ये वाला यहाँ पर फिक्स्ड है, क्या ये मोशन करेगा? नहीं, जो भी होगा रीडिंग में ही आएगा। आप इसकी तरफ mg लगाइएगा, बोलो हाँ या ना? इसके पास टेंशन लगेगा, ये पूरी रस्सी में एक ही टेंशन आएगा, जो टेंशन यहाँ पर आएगा वही इसमें रीडिंग आएगा, यानी r का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? t, और t इज इक्वल टू mg। आज हम इतना ही रखते हैं, या तो हम आ गए पहले तो हम पढ़ा देंगे, ठीक है? अगर हम पहले आ गए तो हम पढ़ा देंगे। हाँ, आदमी फोन में उठा रहा है।